Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to MSc Education. Raise your voice for Palestine. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। दो पार्ट्स के ऊपर ही मुश्तमिल आपके पास वीडियो होगी। पहले पार्ट में हम स्टार्टिंग के 5 देन द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला जो आपका न्यूमेरिकल है बुक में, उसमें कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज y is equal to xt 3.5 sin pi by 3 x minus 60 सेंटीमीटर। जनरली इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह हम लेके चलेंगे कि अगर हम डेटा की बात करें तो उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, जस्ट इक्वेशन गिवन है आपको। और इक्वेशन क्या गिवन है कि जो y है आपके पास, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी कि टाइम के लिहाज से ये मूव भी हो रहा है और x के लिहाज से इसकी पोजीशन चेंज भी हो रही है। वेव की बात हो रही है, वेव की पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ इस तरह चेंज हो रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5, ठीक है जी, और फिर लिखा हुआ है साइन पाई बाय 3, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद जीरो क्योंकि वैल्यू नहीं होती, x माइनस 66 t, और ये जो y है ये आपका सेंटीमीटर के अंदर है। अच्छा, जनरली इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, जो एक गिवन इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और फिर हम लिखते हैं जर्नल इक्वेशन क्या है वेव की। जो वेव की जर्नल इक्वेशन आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो ये है कि y जो होता है वो x और टाइम का अगर फंक्शन होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, देन साइन फंक्शन, देन वी हैव kx माइनस ओमेगा t। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मैच करूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, तो मैं कंपेयर कर लेता हूं इन दो इक्वेशंस को, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब कंपेयरिंग का मतलब ये है कि देखें ये भी y x ऑफ t का फंक्शन है, ये भी y x ऑफ t का फंक्शन है। इस इक्वेशन में साइन से पहले एक नंबर आ रहा है 3.5, इस इक्वेशन में भी साइन से पहले एक चीज आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड की जगह इन्होंने 3.5 दिया हुआ है। तो हम कंपेयर करके ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है हमारा वेव का वो 3.5 सेंटीमीटर के अंदर इसने कहा है कि मेजर हो रही है सारी चीजें, तो ये भी सेंटीमीटर के अंदर होगा। देन क्योंकि x के साथ k होता है तो इसका मतलब आपको k कितना दिया हुआ है, k यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाय 3। के आपका होता है वेव नंबर, यानी कि पूरी एक वेव, सही है ना, जो एंगल ट्रेवल करती है वो 2 पाई होता है। तो पूरी एक वेव जो आपकी एक एंगल ट्रेवल कर रही है वो कितनी वेव लेंथ में ट्रेवल कर रही है, दैट इज द वेव नंबर। तो इसे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन अगर आप आगे देखें तो माइनस ओमेगा, माइनस की जगह माइनस ओमेगा की जगह क्या आ रहा है 66, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है 66 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब हमसे कहता है कि आपने क्या क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग की तरफ चलते हैं। नंबर 1 हमसे कह रहा था कि एम्पलीट्यूड फाइंड करें, ए पार्ट में कह रहा था कि क्या फाइंड करना है आपने, एम्पलीट्यूड। तो अब देखें आपने जो निकाला है एम्पलीट्यूड वो यही आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपने निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर आपका क्या है, सॉरी वेव लेंथ, जो कि वेव नंबर से निकलेगी। तो अगर आपने वेव लेंथ निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो k है ये वेव नंबर होता है। तो बेसिकली ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि 2 पाई एक वेव ट्रेवल करती है, यानी कि 360 एंगल एक वेव ट्रेवल करती है फॉर 1 वेवलेंथ। तो वो कितनी वेवलेंथ में 2 पाई ट्रेवल करती है, इसका जो रेशियो होता है वो वेव नंबर होता है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं कि जो वेव नंबर का जो मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं 3, और ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है वेव नंबर का, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो इससे क्या पता चल रहा है, इसे पता चल रहा है कि भाई आपका जो 2 पाई है अपॉन लैम्डा वो बराबर है किसके, पाई बाय 3 के।
क्योंकि देखें ये भी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल फार्मूला है के का। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई से पाई आपका क्या हो रहा है, कैंसिल, 3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3 2 6 इज इक्वल टू लैम्डा। तो बेसिकली आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या आ जाएगी, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपकी वेवलेंथ हो गई एक आंसर, और ये आपका एम्पलीट्यूड होगा दूसरा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। कह रहे हो ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, साइंटिफिक रीजन है, मतलब टेस्ट एडिशन है, तो जाहिर है इनको समझ नहीं आ रहा कि न्यूमेरिकल्स कहाँ देने होते हैं और साइंटिफिक रीजन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहाँ देने होते हैं। तो इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कह रहे हैं व्हाई इज दैट योर ओन वॉइस साउंड स्ट्रेंज टू यू व्हेन यू हियर इट प्लेबैक। हम जब अपनी खुद की आवाज रिकॉर्डेड सुनते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि यार ये मेरी आवाज नहीं है। इवन मैं भी जब सुनता हूँ तो मुझे मेरी आवाज अपनी नहीं लगती। तो उसकी क्या वजह है कि हमने अपनी आवाज, जबकि जब आप किसी और से कहेंगे कि भाई मेरी आवाज है, ये तो कहेगा हाँ आपकी ही आवाज है, आप ऐसे ही बोलते हो, लेकिन आपकी खुद की आवाज आपको वेird फील होती है। लेकिन दूसरे को नॉर्मल लगता है कि वो टेप रिकॉर्डर पे सुने या वो आपसे सुने, वो कहता है आपकी आवाज यही है। इसीलिए तो अक्सर हम जब सिंगिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो खुद को आतिफ असलम समझने लगते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है वो परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसको पता है हमारी असली आवाज क्या। तो बेसिक रीजन क्या होता है इसका? इसका रीजन ये होता है कि देखें हमारा जो एयर है उसके अंदर होता है कोक्लिया। कोक्लिया एक लिक्विड होता है स्प्रिंग शेप में जो कि वाइब्रेट होता है, और इसकी वाइब्रेशन से, जब ये वाइब्रेट होता है तो उसकी वाइब्रेशन से सिग्नल ट्रेवल करके ब्रेन के पास जाता है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ब्रेन को ये आवाज भेजता है हमारी, हमें सुनाई देता है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेट होता है। अब वाइब्रेशन हो कैसे रही है? देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेट होती है, ठीक है ना। अब ये जो मेरी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी मेरे बोलने से, तो ये मेरे जिस्म से कनेक्टेड है ना, ठीक है ना, मेरी वोकल कॉर्ड। तो अब क्या होगा कि साउंड जो मुझ तक पहुंच रहा है वो दो तरीके से पहुंच रहा है। एक तो ये है कि जब मैं बोल रहा हूं, यानी मैंने बोला स्पीक में, जैसे मैंने बोला, तो ये जो एयर है, एयर के अंदर से साउंड ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके मेरे कान में आता है और इस एयर ड्रम को हिट करता है और जो कोक्लिया है वो वाइब्रेट होता है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है। वन मेथड ये हो गया। द सेकेंड वन इज दैट कि ये जो मेरा पूरा बॉडी है, जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है तो ये मेरी स्कल्स, मेरी हड्डियों को, मेरे जिस्म को, जो मुंह वाला हिस्सा है इसको भी वाइब्रेट करती है। तो इसकी वाइब्रेशन यहाँ से, इसके थ्रू भी मुझ तक पहुंचती है, मेरे एयर कान तक। तो ये जो कान तक वाइब्रेशन आपके पास यहाँ से पहुंच रही है, यहाँ से, ये एक्स्ट्रा है जो सिर्फ आपके लिए पहुंच रही है और किसी के लिए ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये जो वॉइस है, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेट होना आपके जिस्म से कनेक्टेड है, तो ये वाला सेगमेंट सिर्फ आपके पास अलग है, बाकी के पास तो एयर से ही पहुंच रही होगी ना आपकी साउंड। लेकिन जब आप बोलेंगे, आप वाइब्रेट होंगे, तो ये जो वाइब्रेशन है आपके वोकल कॉर्ड की, ये भी आपके एयर ड्रम तक पहुंचेगी, तो ये भी वाइब्रेट करवा देगी। तो डबल वाइब्रेशन हो रही है, एक एयर से जो वाइब्रेशन हो रही है नेचुरली, जो सबको सुनाई देती है आपकी साउंड, दूसरा आपके खुद की बॉडी से जो वाइब्रेशन उस कोक्लिया तक पहुंच रही है, उसे वाइब्रेट कर रही है, तो उसे जनरली थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, उसे थोड़ा हाई पिच सुनाई दे रही है, साउंड उसको थोड़ा अलग सुनाई दे रहा है आपको खुद को, जो कि एक्चुअल में आप सुन रहे हैं साउंड अपना, तो वो थोड़ा अलग सुनाई दे रहा है इसके की बनिस्बत आप उसको रिकॉर्डेड सुने। क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होगा, रिकॉर्डिंग में सिर्फ जो एयर से जाएगा साउंड वही रिकॉर्ड होगा, आपका जो बॉडी का साउंड जो ट्रैवल हो रहा है, मतलब बॉडी की वजह से जो वाइब्रेशन हो रही है कोक्लिया में, वो तो आपकी रिकॉर्डेड साउंड फील नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे? व्हेन यू स्पीक योर वोकल कॉर्ड क्रिएट्स साउंड वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द एयर टू रीच योर इनर एयर। ये हो गया पहला हिस्सा। द बोन्स एंड द टिश्यूज इन योर हेड हाउएवर आल्सो कंडक्ट दोस साउंड। साउंड तो जाहिर इससे भी कंडक्ट हो जाता है, सही ना। एंड दिस साउंड वेव कंडक्ट डायरेक्टली टू योर कोक्लिया, ये भी डायरेक्टली कोक्लिया को हिट करते हैं, सो दैट द वॉइस यू हियर इन योर हेड when you speak is the result of both the methods of transmission। यानी कि एक जो एयर से ट्रांसमिशन होकर कान तक आ रही है और एक जो कोक्लिया पे आपके पास बॉडी से पहुंच रही है, इन दोनों की वजह से जो है ना, इन दोनों की वजह से आप जो है ना साउंड सुन रहे हैं। When you speak and hear your own voice inside your head, your brain bones and tissues tends to enhance the low frequency। उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर बढ़ा देते हैं, डबल हो गई है, यहाँ से आ रही है दो तरह से। This means that your voice usually sound fuller and deeper to you देन इट रियली इज। अक्सर में आपकी साउंड इतनी फुलर नहीं होती है जितनी आपको फील हो रही होती है इस कोक्लिया की वाइब्रेशन की वजह से, जो आपकी बोन्स वाइब्रेट कर रही हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू हियर योर वॉइस ऑन द रिकॉर्डिंग, लेकिन जब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग में सुनते हैं तो ये वाला जो सेगमेंट है जो कोक्लिया आपकी वाइब्रेट हो रही है आपकी बॉडी बोन से, ये वाला तो उस रिकॉर्डिंग को नहीं मिल रहा ना, तो इट्स यूजुअली साउंड हायर एंड वीकर देन यू थिंक इट शुड। तो वो जो है वो आपको थोड़ी सी वीक सुनाई देती है, सही ना, और उस तरह आपको सुनाई नहीं देती है जिस तरह के आप नॉर्मली अपना साउंड फील करते हैं कि होगा। अगला सवाल भी आपका साइंटिफिक रीजन है। इसके अंदर कह रहा है व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा
बेसिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसका मेन पोस्टुलेट क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली थोड़ा करीब होते हैं, और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। अब आप देखें कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत करीब करीब हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा से दूर हैं, और गैस के तो बहुत ही दूर हैं। तो अब साउंड क्यों फास्टर ट्रेवल करता है, अब इसके रीजंस आप किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले साउंड इज द टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स। साउंड एक एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, नोन एज साउंड वेव्स। These waves are produced by vibrating object and travel through the medium such as air, water or solid. ये मैकेनिकल वेव्स हैं, एज अ मैकेनिकल वेव इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, बगैर मीडियम की ट्रैवल नहीं करती, और एक्चुअल में बेसिकली ये ट्रैवल कैसे करती है, वाइब्रेशन से। ये वाला मॉलिक्यूल जिसको वाइब्रेट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल जिसको वाइब्रेट करेगा, इस तरह ये मॉलिक्यूल जिसको वाइब्रेट करेगा, और इस तरह ये मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करेंगे, तो ये वाइब्रेशन से ट्रैवल करती है। The speed of sound depends upon the type of medium it's traveling through. This is because the sound wave travel by causing the particle of medium to vibrate. The closer these particles are to each other, the faster the sound can travel. अब देखिए ये जो वाइब्रेशन है, ये वाला मॉलिक्यूल जब इसको पहुंचाने के लिए जाएगा तो इसे टाइम लगेगा, और फिर ये इसको पहुंचाने के लिए जाएगा वाइब्रेशन, तो इसे भी टाइम लगेगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े करीब हैं, तो ये इसको वाइब्रेशन पहुंचाएगा, फौरन से पहुंचेगी, ये इसको पहुंचाएगा, फौरन से पहुंचेगी। तो मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज टू ईच अदर होंगे तो वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना कंपैरेटिवली फास्टर होगा। तो आपको मालूम है सॉलिड के मॉलिक्यूल तो सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर ये काम सबसे ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन ट्रांसफर हो सकती है वो बहुत तेजी से हो सकती है। तो यही वजह है इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर देन द पार्टिकल्स इन द गैस लाइक एयर और एनी अदर मीडियम। दिस क्लोज proximity allow the energy of the sound wave to be transferred more quickly from the particles to particle, resulting in a faster speed of sound. तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा तेज ट्रांसफर करने की वजह से साउंड को फास्ट कर देगी सॉलिड के अंदर। चलिए अगले जो आपका न्यूमेरिकल है इसके अंदर कह रहा है एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। इंक्रीज हो, वेदर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हम उसे चेंज कहते हैं कि मींस के चेंज आया, किसके अंदर आया, प्रेशर में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा के अंदर जो पहली चीज हम नोट डाउन करेंगे वो क्या है कि हमें इसने चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है, डेल्टा पी दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। अब मसला ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट तो पास्कल होती है, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1000 की वजह से 3 जीरो मजीद और ऐड हो जाएंगे और ये पास्कल में चले जाएगा। ये आ गया हमारे पास चेंज इन प्रेशर स्टैंडर्ड। causes the certain volume of water to decrease by डिक्रीज इसका मतलब ये भी चेंज है, ठीक है जी। तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम दे रहा है कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -3% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। लेट ओरिजिनल वॉल्यूम मान लेते हैं कि लेट सपोज द ओरिजिनल वॉल्यूम इज v, तो v का कितना परसेंट 5 इंटू 10 टू द पावर -3% जो है ना उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। आपसे कहता है फाइंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मालूम करें एक चीज, बल्क मॉडुलस आपका होता है इलास्टिक मॉडुलस, जिसको b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, e से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है ये देखना है। दूसरा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी वाटर में, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड। तो एक चीज आ गई आपके पास बल्क मॉडुलस जो आपने कैलकुलेट करनी है विद दिस डेटा, और सेकंड आपके पास आ गया कि आपने स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। वाटर में ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी, दो अलग अलग चीज। अब चलते हैं सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसे हम डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और परसेंटेज हटाने के लिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटीज का। अब जो हमारे पास बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस बेसिकली हम बल्क मॉडुलस किसे कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं b रिप्रेजेंट कर रहा है अगर बल्क मॉडुलस को, तो ये बराबर होता है चेंज इन प्रेशर। अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है जी, तो उसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया है पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये आपका बल्क मॉडुलस कहलाता है। जैसे आपका इलास्टिक यंग मॉडुलस था, यंग मॉडुलस में भी यही था ना कि भाई प्रेशर अप्लाई करने से फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई करते थे किसी स्प्रिंग में, तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आता था हम लेंथ वाइज कंसीडर कर देते, लेकिन यहाँ साउंड के लिए या वाटर के लिए हम पूरे वॉल्यूम को देख रहे होते हैं, तो इसे बल्क मॉडुलस कहते हैं जहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है। तो अब देखिए वैल्यूज आपको दी हुई हैं, b इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है कि वो है 100,000 डिवाइडेड बाय
चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमने निकाला है 5 इंटू 10⁻³ तो जो बल्क मॉडुलस है ये मेरे पास आ जाएगा। देखिए जो यूनिट है ना वो पास्कल ही रहेगी बल्क मॉडुलस की। उसकी वजह ये है कि इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये तो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं। प्रेशर की यूनिट ही बल्क मॉडुलस को मिलेगी फिर। तो ये कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 यानी कि आपका जो बल्क मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 10⁹ पास्कल। अब आप चाहते हैं कि भाई जैसा आंसर यहाँ पे है वैसा आंसर आ जाए, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि वही आंसर हमारा सही नहीं आ रहा। तो देखिए मेगा जो होता है ना, मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶। अब ये 10⁶ है क्योंकि ये मेगा को रिप्रेजेंट करता है, तो अब ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू ये 10⁻³ की वजह से हो जाएगा 2000 और 10⁶ मेगा में कन्वर्ट हो गया, मेगा और ये पास्कल। ये आपके बुक वालों ने आंसर लिखा है, वरना जनरली इनको चाहिए था कि इस आंसर को गीगा में लिख देते। भाई 10⁹ आ रहा है तो गीगा पास्कल होगी, ठीक है ना, 10⁹ गीगा हो जाता है। खैर अब चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। देखिए जब वेलोसिटी की बात आती है, ये पार्ट ए था हमारा, बल्क मॉडुलस का पार्ट हमारा ए था। अब पार्ट बी पे हम देख रहे हैं कि हमें चेक करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है और वो होती है 1000 किलोग्राम मीटर माइनस 3। तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी, बल्क मॉडुलस हमने निकाला है, कितना निकाला है 2 इंटू 10⁹, स्टैंडर्ड वाला यहाँ पे रखेंगे, डिवाइडेड बाय पास्कल 1000, डेंसिटी की जगह 1000 आ गया, ठीक है जी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले अंडर रूट में देखें क्या आएगा। 3 जीरो इसके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁶ आ जाएगा। अब अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ, 2 एक्सपोनेंशियल 6 का रूट ले लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 1412.1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1414.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, सही अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हम क्या करेंगे, फिर हम अप टू 2 डेसिमल प्लेस के लिए सिर्फ 1 और 4 को कंसीडर करेंगे, इसे 0 कर देंगे, इसे 0 कर देंगे। तो अब ये आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। तो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडिंग ऑफ की गई है, अदरवाइज ये जो ऊपर वाला आंसर है ये भी आपका आंसर है। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है इसमें आपसे कहता है कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, एक रस्सी है जिसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो आपको गिवन की है। लेंथ डेटा बना लेते पहले, इसका जो लेंथ है वो आपको गिवन की है 10.0 मीटर और जो इसका वेट है, वेट आपको गिवन किया है 0.25 न्यूटन, सही ना। ये रस्सी का वेट इज अटैच्ड टू अ सीलिंग अ वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन। एक और वेट आ गया, ये जो वेट था ये स्ट्रिंग का वेट था जाहिर है, और ये जो वेट है उस ऑब्जेक्ट का वेट है जो उस रस्सी से हैंग किया गया 1.00 किलो न्यूटन। तो किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये आपको दिया हुआ है 1000 न्यूटन। फिर कहता है हैंग्स फ्रॉम इट्स लोअर एंड, यानी कि सिचुएशन ये है कि अगर ये आपका अपर एंड है तो इसके लोअर एंड पे आपने एक मास अटैच कर दिया है, ठीक है जी, और ये मास जो है 1 किलो न्यूटन का है, ठीक है। अब आपसे कहता है द लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज सडनली डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली इसे हम डिस्प्लेस करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करने की वजह से इसके अंदर एक जर्क जो आएगा तो एक वेव ट्रेवल करेगी। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रिजल्टिंग वेव पल्स टू ट्रेवल टू द अपर एंड। ऊपर तक पहुंचने में वो वेव कितना टाइम लेगी, आप ये बताएं, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये वेव ऑन ए स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है तो हम सबसे पहले इसकी स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट है जो आपके पास मेजर है, ठीक है जी। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सोल्यूशन में पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि एक आपकी कहलाती है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी, जिस तरह आपकी डेंसिटी होती है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, लीनियर डेंसिटी भी यही होती है, लेकिन वो होती है क्योंकि लाइन वाइज तो इसलिए हो जाती है मास पर यूनिट लेंथ।
और दूसरी चीज होती है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग में कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, जिसे हम टी कहते हैं। और बेसिकली वो किसकी वजह से होती है, जितना वेट होता है, यानी कि जो वेट आपने हैंग किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो रस्सी में जो एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो ऊपर की तरफ होगी, तो बेसिकली टेंशन के बराबर होती है। तो एक मसला तो मेरा सीधा सीधा हल हो गया यहाँ पर कि भाई जो टेंशन है वेट के बराबर होती है, तो वेट तो गिवन है, तो इसका मतलब टेंशन यही लेंगे। लेकिन अब मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालें? अब ये जो आपको दिया हुआ है वेट दिया हुआ है रस्सी का, स्ट्रिंग का, लीनियर डेंसिटी हमें स्ट्रिंग की निकालनी है बेसिकली। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम मास निकाल लेते हैं कि स्ट्रिंग का मास कितना है, और वो कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग के वेट को हम डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W इक्वल्स टू mg, बेसिक फार्मूला। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ गया आपके पास 0.0255, 0.0255 यूनिट होगी इसको किलोग्राम। अच्छा जी, अब हम चलते हैं लीनियर डेंसिटी निकालने की तरफ। तो भाई लीनियर डेंसिटी जो है वो म्यू से भी रिप्रेजेंट होती है, तो म्यू इज इक्वल टू m ओवर l है। तो m है मेरे पास 0.0255 डिवाइडेड बाय लेंथ है 10, तो ज़रा डेसिमली शिफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा, तो हो जाएगा 0.00255, और लीनियर डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट किलोग्राम है, और लेंथ नीचे आ रहा है, ऊपर आके मीटर -1, ये लीनियर डेंसिटी की आपके पास यूनिट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला टेंशन इन स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो बराबर होता है टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी। टेंशन इन स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि हम वेट के बराबर लेंगे, ठीक है जी, इन दैट केस, और लीनियर डेंसिटी तो हम निकाल चुके हैं। तो अब हम जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये अंडर रूट, टेंशन कितनी दी हुई है, टेंशन हमारे पास है वेट के बराबर, और वेट है 1000, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी 0.00255, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर के अंदर प्लेस करते हैं और चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाय 0.0025, ठीक है जी। अब इसका हमने अंडर रूट ऑफ आंसर ले लिया, तो इसका आंसर आ रहा है 632.45, 632.45 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसने कहा है कि टाइम बताएं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ रिजल्टिंग वेव पल्स, एक वेव पल्स जो जनरेट हुई है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो वेव पल्स मतलब एक वेवलेंथ आपकी जनरली बेसिकली जनरेट हुई है, तो हम जनरली यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक वेवलेंथ पूरी जो ट्रैवल कर गई उसके लिए, तो हम लगाएंगे वेलोसिटी बराबर होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्योंकि एक वेव पल्स गई है तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 1 मीटर, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा इधर चले जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमने निकाली है 632.45, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻³ यूनिट है सेकेंड। अब अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगा दें इसके ऊपर तो ये ऑलमोस्ट जाएगा 1.6 नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेशन टू डेसिमल तक, और 10⁻³ क्योंकि मिली होता है तो इसे मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एक वेव पल्स अगर जाएगी स्ट्रिंग और वापसी आएगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट 1 वेवलेंथ हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और बेसिकली ये टाइम पीरियड जो हमने निकाला है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।